मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 4 चैप्टर 14 चैप्टर नेम है सॉइल पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सॉइल यानी मिट्टी, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी कैसे कटता है, क्या कारण है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के वन की कटाई, ओवरग्रेजिंग अधिक चरना, रेन वाटर वर्षा और विंड। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो कट के बर्बाद होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानना है। तो इसमें है सॉइल कंजर्वेशन, इसके लिए हमको मिट्टी को बचाना चाहिए बाय एफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को अधिक से अधिक पेड़ लगा करके। उसके बाद है मेकिंग ट्रेसेस ऑफ फॉरेस्ट यानी सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्डिंग बॉन्ड एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स यानी तटवर्ग, मेड और बांध। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप पेज नंबर 100 निकालिए और देखिए सॉइल यानी मिट्टी। Soil is the precious gift of nature. All plants and animals depend on soil for their life, directly or indirectly. मिट्टी प्रकृति का दिया हुआ एक बहुमूल्य तोहफा है। हम जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर है। Soil is formed by the action of wind, water and rain. It is composed by decayed plants and animals and pieces of rocks. It is made of different layers. The uppermost layer is called the topsoil. It provides nutrients for plants to grow. Animals like the earthworm, molds, ants, etc. make their home in the soil. कहता है कि हवा, पानी, धूप, वर्षा इसके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है और इसका चट्टान से मिट्टी कैसे बनता है? तो हवा के प्रभाव से, पानी के प्रभाव से, वर्षा के प्रभाव से, सूरज के प्रकाश के प्रभाव से चट्टान फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण टूटता है और टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब है कि मिट्टी के कई तरह परत होते हैं। सबसे ऊपरी परत को टॉप सॉइल ऊपरी परत बोलते हैं। इसी टॉप सॉइल पर ऊपरी परत पर सभी तरह के जीव रहते हैं। इसी पर पौधे का विकास होता है। बहुत सारे जीव जंतु जैसे चींटी इत्यादि जो है इसी मिट्टी पर रहते हैं। हम लोग भी इसी पर रहते हैं। पेड़ पौधा भी इसी टॉप सॉइल पर होता है, फसल भी इसी पर होता है। अब है देयर आर 3 मेन लेयर्स इन द सॉइल। दे आर 3 मिट्टी के मुख्य परत हैं। वन है टॉप सॉइल ऊपरी परत, सेकंड है सब सॉइल। टॉप सॉइल के बाद जो मिट्टी का परत है उसको सब सॉइल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है बेडरॉक यानी सब सॉइल के बाद जो मिट्टी की परत है उसको बेडरॉक बोलते हैं। तो टॉप सॉइल को जानते हैं। इट इज द outermost layer of earth. It is a few inches thick in which the root of the plants grow. It is called the humus layer. It consists of deposit of plant materials. मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे टॉप सॉइल ऊपरी परत कहते हैं। यह कुछ ही मोटी परत है, ज्यादा ये मोटा नहीं है, कुछ इंच ही इसकी मोटाई है। इसी पर और इसी मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है और ह्यूमस पौधे को उगाने में सहायक है। इसी पर बहुत तरह के वस्तु पाया जाता है यानी टॉप सॉइल पर ही पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। टॉप सॉइल के बाद है सब सॉइल। This
layer is below topsoil. It is lighter in color with more sand and a few stones. It contains no humus. It is not good for plants growth as it contains very little organic matter. कहता है कि मिट्टी के ऊपरी परत यानी टॉप सॉइल के बाद जो मिट्टी की परत है वो है सबसॉइल। ये रंग में हल्का होता है और बालू पत्थर मिला होता है। इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी में पौधा नहीं उग सकता है। इसमें जैविक माने वही हुआ कि जीव जंतु का कम या नहीं पाया जाता है इस परत में। अब नेक्स्ट है बेडरूम यानी सब सॉइल के बाद जो मिट्टी की परत है उसे बेडरूम बोलते हैं। इट इज फाउंड बिलो द सब सॉइल। इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक्स। द अपर रॉक्स आर सॉफ्ट एंड porous while the on below the hard and non-porous water can pass only the porous rocks। कहता है कि सब सॉइल के बाद जो मिट्टी की परत है वो है आपका बेडरूम। ये बेडरूम जो है मुख्यतः चट्टानों से बना है। चट्टान भी दो तरह का होता है। एक चट्टान थोड़ा ढीला होता है, उसके अंदर हल्का सा छिद्र होता है जो पानी हवा को अंदर जाने देता है, और दूसरा होता है जो कठोर होता है, उसमें छिद्र नहीं होता है, वो अपने अंदर पानी और हवा को नहीं जाने देता है। तो जो सॉफ्ट है तो उसमें पानी हवा जाता है, और जो हार्ड है उसमें पानी हवा नहीं जाता है। तो ये बेडरॉक है। अब सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी की बर्बादी कैसे होता है इसके बारे में जानना है। सॉइल डज नॉट रिमेन स्टेशनरी। द सॉइल कैन इजिली बी वेस्ड अवे बाय रेन और ब्लोन अवे स्ट्रॉन्ग winds। द टॉप सॉइल बीइंग सॉफ्ट एंड लूज, इट कैरीड अवे more easily। The breaking down or carrying away the soil is known as soil erosion। देखिए कि कहता है कि मिट्टी हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तेज पानी के बहाव के द्वारा, तेज हवा के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो जब तेज हवा चले या तेज पानी का बहाव हो तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हवा और पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। और जहां से वो जाता है ऊपरी परत, जैसे मान लिया जाए कि आपके क्षेत्र में तेज हवा हुआ तो वहां का जो मिट्टी है दूसरे जगह गया, तो ऊपरी परत समाप्त हो जाने के बाद जो परत होता है वो ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा नहीं हो पाता है। अब कहता है द ब्रेकिंग डाउन और कैरी अवे द अवे ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। यानी मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसको टूटना फूटना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना हवा पानी के द्वारा, इसी को सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव या बोलते। अब है कॉज ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी कैसे बर्बाद होता है, कैसे कटता है, इसके बारे में जानना है। द फैक्टर्स विच इंक्रीज इरोजन ऑफ सॉइल आर, कहता है कि वह तथ्य या वह कारण जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है वो है, नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, जंगलों की कटाई, जंगलों का बर्बाद करना। जैसे कटिंग डाउन ट्रीज indiscriminately is known as deforestation। It increases soil erosion when a forest is cleared for housing development. The trees are burned, which leads to an immediate loss of organic matter। जब
हम जंगलों को काट लेते हैं, पेड़ को काट लेते हैं अपने घर के प्रयोग के लिए या किसी और चीज के प्रयोग करने के लिए। जब हम किसी पेड़ को काट लेते हैं तो क्या होता है, वहां जहां हम पेड़ काट रहे हैं उस स्थान का जो जैविक क्रिया होना चाहिए जिससे मिट्टी को ताकत मिलता है वो समाप्त हो जाता है। पेड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। जब हम काट लेंगे तो क्या करेगा, मिट्टी ढीला हो जाएगा और उसको हवा पानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चला जाएगा। तो सॉइल इरोजन में डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग यानी अधिक चरना। यानी देखते हैं कि पशु पक्षी अधिक मात्रा में पेड़ पौधा को खा लेंगे तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। कैसे होता है ये देखिए, when insufficient amount of grass are left the soil organisms die and the soil loses its fertility. The inadequate grass cover leads rain to erode the surface. देखिए जहां अधिक घास होता है वहां क्या घास क्या करता है या छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं तो उसको उस आसानी से हवा पानी बहा के नहीं ले जा सकता है। जब पशु हो पक्षी हो या किसी अन्य कारण से भी मैं घास को या छोटे छोटे पौधे को साफ कर दिया जाए तो क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत ढीला पड़ जाता है और उससे भी ढीला पड़ने के कारण हवा पानी से उसका कटाव हो जाता है बर्बाद। तो इस तरह से ओवरग्रेजिंग भी सॉइल इरोजन का कारण है। अब है रेन वाटर। वर्षा का पानी कैसे सॉइल इरोजन में, वर्षा का पानी सॉइल इरोजन का कैसे कारण बनता है उसको देखिए। रेन वाटर रीचेस द रिवर्स. As it flows, it cuts the soil and forms hollow waterways. By the force of running water, the topsoil is carried away. Thus, soil is eroded by rainwater. जब तेज गति से वर्षा होता है तो क्या होता है, बारिश का पानी बहुत तेजी से नदी की ओर जाता है और जाते समय अपने साथ वो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको ले करके जाता है और इससे क्या होता है, इससे आपका सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का बर्बादी, मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो इस तरह से वर्षे का पानी भी सॉइल इरोजन में योगदान करता है। अब है विंड यानी हवा। When a strong wind blows, clouds of dust rise up. The topsoil is affected by the strong wind because it is soft and loose. The strong wind carries away the soil and deposit it different places. जब तेज गति से हवा चलता है तो क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। यानी एक जगह मिट्टी की का इरोजन कटाव होता है और उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से विंड यानी हवा भी सॉइल इरोजन में योगदान देता है या सॉइल इरोजन में हवा भी कारण बनता है। अब है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का जो कटाव होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये जानिए। It washes away the top soil or fertile soil. यानी यह जो है ऊपरी परत को या उपजाऊ ऐसे कह सकते हैं कि ये मतलब सॉइल इरोजन से मिट्टी को जो उपजाऊ शक्ति है ऊपरी परत का वो समाप्त हो जाता है। It deposits the unwanted sand and other types of soil on productive soil. क्या करता है हवा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को ले जाता है, कहीं बालू ला के रख दिया, कहीं कुछ करता है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की शक्ति कम हो जाता है। It produces a
barren and unproductive land, removing the humus and other materials. सॉइल इरोजन से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत में ह्यूमस है वो समाप्त हो जाता है, जिससे वो मिट्टी बेकार हो जाता है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब है सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी को हम कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाएं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को कटने से बचाना ये मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। यानी संरक्षण यानी मिट्टी को बचाना, मिट्टी को कटने की जो क्रिया है उससे मिट्टी को बचाना, ये सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। अब है सॉइल इज वेरी यूजफुल टू अस। मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स नीड गुड सॉइल टू ग्रो। हमें पौधे की जरूरत है और पौधे को बढ़ने के लिए अच्छे मिट्टी की जरूरत है। मैन डज मेनी थिंग्स टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम इरोडिंग। सॉइल इरोजन इज एन अनडिजायरेबल एंड नेचुरल phenomenon. We cannot completely control the soil erosion, but we can adopt certain steps to protect the loss of topsoil. तो अभी आपने जाना कि हमें पौधे की जरूरत है और पौधे को मिट्टी की जरूरत है। हम लोगों को मिट्टी संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो पूर्ण रूप से मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक हम लोग को प्रयास करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे मिट्टी का संरक्षण अधिक से अधिक हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अधिक से अधिक घास का पौधा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो सके। अब है नेक्स्ट है आपका बाय एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना। ट्रीज, अदर प्लांट्स एंड ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। द स्टॉर्मी winds or floods cannot do much harm to the topsoil if the soil is covered by trees or small plants. हमें अधिक से अधिक पेड़, घास इत्यादि लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब तेज गति से हवा चलेगा या पानी का बहाव होगा तो घास रहने के कारण, पौधे रहने के कारण मिट्टी की का जो टॉप सॉइल है, ऊपरी परत है, उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो मिट्टी को ज्यादा नहीं काट पाएंगे। तो इस तरह से आपका मिट्टी का कंजर्वेशन यानी संरक्षण अच्छे ढंग से हो पाएगा। अब नेक्स्ट है मेकिंग टेरेसेस ऑफ। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में खास करके जहां की मिट्टी उबड़ खाबड़ है, माने ऊंचा नीचा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इस तरह के जगह पर सीढ़ी की तरह सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करना या जंगलों को लगाना। जैसे ट्रेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल सॉइल इरोजन स्पेशली ऑन हिली स्लोप्स। अभी बताया है कि पहाड़ी ढाल पर जहां अधिक ढाल होता है वहां पर हम सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी में स्टेप होता है, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कुछ दूर यहां हुआ, इस तरह का समतल हो गया, फिर कुछ दूर के बाद फिर कुछ समतल हो गया, इसी को ट्रेसेस यानी सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ऐसा करके हम वहां फसल भी उपजा सकते हैं और पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे मिट्टी का संरक्षण होगा।
when water comes down from the hilly with force, it carries a large amount of soil along with it. This reduces the force of traveling water and minimize soil erosion. सीढ़ी नुमा बनाने से क्या लाभ है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा होता है तो पानी का जो बहाव होगा, सीधी नुमा अगर खेत बना हुआ रहेगा, मैदान बना हुआ रहेगा, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। अगर वही नहीं रहे, सीधा ऊपर से नीचे की ओर ढालू रहेगा, तो क्या होगा, मिट्टी जब पानी पहाड़ से नीचे की ओर आएगा तो तेजी से अपने साथ ऊपरी परत को भी बहा के ले जाएगा। तो सीधी नुमा मैदान बना करके भी या खेत बना करके भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट, बिल्डिंग बॉन्ड्स, एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स, यानी मेड, तटबंध और बांध बना करके भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड्स शुड बी बिल्ट अराउंड द फॉर्मलैंड, दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम washing away topsoil. Embankments are made of rocks and stone on the banks of rivers, reduce the soil erosion. कहता है कि embankments मतलब अगर बारिश हो तो उसके बारिश के पानी को बहाने के लिए तेज गति से अगर पानी बह रहा हो तो एक निश्चित रास्ता उसको दे दिया जाए तो उस रास्ते से वो बह जाएगा। और इम्बैंकमेंट यानी तटबंध, जैसे आप नदी देखते हैं, नदी के दोनों किनारे इस तरफ भी और उस तरफ से भी बालू और पत्थर रख दिया जाए तो इससे क्या होता है, बांध मजबूत हो जाता है और नदी का पानी मिट्टी का कटाव ज्यादा नहीं कर पाएगा, नहीं नुकसान करेगा, वो बांध के भीतर से ही चला जाएगा। अगर मजबूत बांध बनाया जाए तो, अगर बांध मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, नदी का पानी जब उसका जल स्तर बढ़ेगा तो चारों तरफ फैल जाता है, इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। और डैम यानी डैम, इसको बांध बोलते हैं। जैसे होता है, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र, जैसे पहाड़ से नदी आती है उस समय क्या होता है कि एक ऐसे जगह पर जहां दोनों तरफ से पहाड़ हो और बीच में पानी बह रहा हो, उस रास्ते पर एक ऊंचे दीवार को, बहुत मोटे और मजबूत ऊंचे दीवार को खड़ा किया जाता है। इससे डैम का निर्माण होता है, उससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं, सिंचाई, और उसके पानी को सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। Dams are built against the rivers to control the force of flood water. When the water runs slowly, it cannot much damage to the soil. मतलब अभी बताए हैं कि डैम, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे कि नदी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, पानी का तेज गति होता है। उस तेज गति को कम करने के लिए उसके बीच में, जैसे नदी आ रही है, दोनों तरफ से ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, उसका पानी का जो फोर्स है, बहाव वो तेज होता है, तो उसके बीच में एक मोटा दीवार, बड़ा ऊंचा दीवार खड़ा किया जाता है, उसी को डैम बोलते हैं। इससे बहुत हद तक बिजली भी पैदा किया जाता है और उसके पानी का प्रयोग सिंचाई या अन्य काम में करते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप 14 चैप्टर सॉइल को अच्छा से समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं